हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने ट्रस्ट के बारे में एक बेसिक हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन देखी है, ज्यादा कुछ नहीं देखा। लेकिन हाँ, आज जो सेक्शन हम देखने जा रहे हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दैट इज योर सेक्शन 11। समझ लीजिए आपके इस चैप्टर की आधी प्रॉब्लम यही दूर कर देता है। यानी कि व्हेन यू स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन और यू आर फेसिंग एनी प्रैक्टिकल इश्यूज, जस्ट ट्राई टू गो विद सेक्शन 11। आपकी 90% प्रॉब्लम वही सॉल्यूशन मिल जाती है। बेसिकली इसके 5 सेक्शंस हैं, या कह सकते हैं अब एक और ऐड कर दिया गया, दे नॉट मोर देन 6 सेक्शंस। सेक्शन 11, 12, 12A, 12AA, 12AB, 12AA और 12AB बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। ये दोनों सेक्शन किससे रिलेटेड हैं? 12AA एंड 12AB, ये दोनों रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। आप एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स में कैसे करवाते हैं, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, वो हमारा सेक्शन 12AA और 12AB कवर करता है। सेक्शन 11 बताता है कि भाई आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है ट्रस्ट में और उस प्रॉपर्टी से आपकी कोई इनकम होती है तो उसका सिस्टम क्या है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट सेक्शन 11 यही बताता है। सेक्शन 12 बताता है अगर आप कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पाते हैं तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा। स्पेसिफिक डायरेक्शंस के साथ होगा, नॉन स्पेसिफिक डायरेक्शंस के साथ होगा, वो हम लोग देखेंगे। यानी दो सेक्शन तो ये हो गए सेक्शन 11 जो आपको टैक्सेशन सिस्टम बताता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो ट्रस्ट के पास है, उससे अगर ट्रस्ट को कोई इनकम होती है तो हाउ टू कंप्यूट इनकम, उसका टैक्सेशन सिस्टम क्या होगा। बेसिकली सेक्शन 11 तो ये कहता है कि ये सारी इनकम माफ होती हैं, लेकिन ऐसा भी बताया कि कुछ इनकम माफ नहीं होती। तो हम यहाँ पर दोनों चीजों की बात करेंगे। टैक्सेशन का मतलब क्या कि कोई तो ऐसी इनकम है जिस पर टैक्स लगना चाहिए, हम उसी की बात करेंगे। लेकिन सेक्शन 11 तो क्लियरली कहता है कि फॉलोइंग इनकम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। सेक्शन 10 की तरह है, लेकिन कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिस पर टैक्स लग जाता है। कौन सी है, कैसे कैलकुलेट होती है, वो देखेंगे। सेक्शन 12 कहता है कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है तो उसका एग्जेम्पशन होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो कब नहीं होगा। सेक्शन 12A बताता है आपको कि इस सेक्शन 11 और सेक्शन 12 की एप्लीकेबिलिटी के लिए कौन सी कंडीशंस हैं। 12AA और 12AB आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और सेक्शन 13 कहता है भाई कर ले तू जितने भी जतन, जतन सितम नहीं जतन, तो 11 और 12 का एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा। जो भी आपको बेनिफिट दिया गया था सेक्शन 11 में, जो भी आपको बेनिफिट दिया गया था सेक्शन 12 में, वो आपसे विड्रॉ कर लिया जाएगा सेक्शन 13 में। सेक्शन 11 जो बताता है कि कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती हैं जो प्रॉपर्टी के थ्रू आती है, सेक्शन 12 जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस को बताता है 12A, कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 11 एंड 12। 12AA एंड 12AB ये आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। सेक्शन 13 कहता है 11 और 12 को तो हम विड्रॉ कर लेंगे भाई, जो आपको बेनिफिट दिया था वो छीन लेंगे। फिलहाल आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज जो सेक्शन 11, और ये मैंने बेयर एक्ट से उठाया हुआ है। दिस इज द बेयर लॉ। यहाँ सेक्शन 11 ये सब सेक्शन 1, उसका क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, ऐसे आप लोग देखेंगे। यानी अगर मुझे लिखना हो यहाँ पर तो मैं लिखूंगा सेक्शन 11, सेक्शन 11 1A। बात समझ में आई, क्लियर है? तो ये सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 है, उसका क्लॉज ए है, क्लॉज बी है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ये मैंने बेयर एक्ट से उठाया हुआ है, उसी से हम डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है, द फॉलोइंग इनकम्स शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। इन टोटालिटी 4 पॉइंट डिस्कस किया है। कितने पॉइंट डिस्कस किया है? 4 पॉइंट डिस्कस किया है। 11(1)(a), B, C एंड D। 11(1)(a) कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जो ट्रस्ट के पास है और वो पूरी तरह से, वो कंप्लीटली चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होती है, तो कहा गया कि जो भी उसकी इनकम आएगी वो पूरी तरह से माफ होगी, बशर्ते उसका यूज और एप्लीकेशन इन इंडिया हुआ हो, बशर्ते उस इनकम का यूज इंडिया में ही हुआ हो। मैंने क्या बोला कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट के पास है और ट्रस्ट को उससे कोई इनकम होती है, वो प्रॉपर्टी कंप्लीटली पूरी तरह से ट्रस्ट के
वो कंप्लीटली यूज होती है ट्रस्ट के पर्पसेस के लिए और उससे कोई इनकम अर्न होती है तो वो इनकम माफ होगी बशर्ते उस इनकम को पूरी तरह से इंडिया में अप्लाई किया गया होना चाहिए चैरिटेबल पर्पस के लिए। एंड अब सर आपने हमें ये नहीं बताया चैरिटेबल पर्पस क्या होता है। अरे भाई थोड़ा पेशेंस रखें ना, ये छोटे छोटे पार्ट में हम कई सारे पार्ट्स बनाएंगे इस चैप्टर के ताकि आपको भी कोई हेडेक ना हो समझने में, क्योंकि सेक्शन 11, सेक्शन 12, 12A, AA, AB और 13 को समझने में हालत खराब हो जाती है। जब आप एक बार सिस्टमेटिकली सारी चीजें समझ लेंगे बहुत अच्छा करके चले जाएंगे। मैंने अभी तक केवल इतना बताया सेक्शन 11(1) सब सेक्शन ए में कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट के पास है चैरिटेबल पर्पस के लिए और उससे कोई इनकम अर्न होती है और उस इनकम का एप्लीकेशन चैरिटेबल पर्पस के लिए किया जाता है तो वो इनकम पूरी तरह से माफ होगी। साथ ही एक और कंडीशन इसमें है कि अगर कोई इनकम अब यहां पर जो मैं बोलने जा रहा हूं ना इसके लिए हम लोग सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 भी देख लेंगे। फिलहाल अभी हम इसको देख रहे हैं 1 को, सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए। Where any such income is accumulated or set apart for application of such income in India to the extent to which the income so accumulated is not in excess of 15% of the income from such property। तो सर इसका क्या मतलब है, चलिए हम उसको भी बता देते हैं। इस चीज को डिफाइन करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपकी ये भटक खुल जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहां दे रखा है, कहता है एक ट्रस्ट है उसने 3 लाख रुपए की इनकम कमाई है और उस इनकम को चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज किया केवल 1,80,000। बस इतना समझें, जो मैं बोलने जा रहा हूं ढंग से सुने। अब 3 लाख रुपए की इनकम है, गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है एक्यूमुलेशन का कि अगर आपको कोई ट्रस्ट से रिलेटेड इनकम होती है और उस इनकम को आपको अप्लाई करना है पूरी तरह से चैरिटेबल पर्पस के लिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता कि 100 रुपए आया और 100 रुपए हमने उसी साल यूज कर लिया। भाई प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। कंडीशंस क्या है आगे चलकर देखेंगे, लेकिन समझाने के लिए कि 100 रुपए आए और 100 रुपए हमको उसी साल यूज करने, तभी तो हमें एग्जम्पशन मिलेगा, तभी तो हमें बेनिफिट मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया, कहा कि ठीक है 15% को आप एक्यूमुलेट कर लो ना, अगले साल में यूज करना कोई दिक्कत नहीं है, हम कहाँ कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। कम से कम 100 की इनकम का 85% तो आप यूज कर सकते हैं ना। तो जो 85% है, बैलेंस 85%, उसी के ही एप्लीकेशन की बात हो रही है। मेरे पास इस साल 3 लाख की इनकम है, उसका आप 85% ले लें, उसी को इसी साल यूज कर रहे हैं। 15% आप अगले साल तक एक्यूमुलेट करके ले जा सकते हैं यूज करने के पर्पज से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अगले साल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 15% से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। You can accumulate or you can set apart or accumulate the income to the extent of 15%। तो जो ऐसी इनकम है उसका 15% आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, सेट अपार्ट कर सकते हो, उसको अगले सालों में यूज करना। प्रॉब्लम रिलेट्स टू 85%, यू हैव टू अप्लाई एट लीस्ट 85% ऑफ द टोटल इनकम। लेकिन अगर कोई बंदा 15% से ज्यादा अप्लाई करना, एक्यूमुलेट करना चाहे तो उसके लिए भी कंडीशन है भाई। अरे सॉरी, ये कौन सी बात होती है। पहले तो आप कहते हैं कि अगर किसी के पास 100 रुपए है वो 15% एक्यूमुलेट कर ले। प्रॉब्लम किसके साथ है, 85 के साथ है। 85 को ही यूज करना है, उस साल की इनकम को उसी साल यूज करना है। प्रॉब्लम उस 85 के साथ है। लेकिन मान लेते हैं प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया, उस बंदे ने केवल 80 यूज किया, तो आप कहेंगे सर 5 पर टैक्स लगा दो। यही तो होगा भाई, 15 के लिए तो जनरल एग्जेम्पशन मिला हुआ है, 85% के लिए उसी साल को अप्लाई करना जरूरी है। लेकिन अगर पूरा नहीं यूज हो पाया तो जो बचा हुआ है 5 उस पर टैक्स लगा दो। तो गवर्नमेंट ने कहा 15% से ऊपर की एप्लीकेशन अगर करनी हो तो इसके लिए फिर सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये जो 5 है ना, इसकी भी अगर आप डिडक्शन या एग्जामिशन लेना चाहते हैं इस साल, डू नॉट वरी अबाउट दैट, यू कैन गेट द एग्जामिशन ऑफ ₹5 अगेन। कैसे ले सकते हैं, आपको 11 सब सेक्शन 5 में स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 5 साल के अंदर उसको यूज करना पड़ेगा। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कब तक यूज करना है। इस 15 के लिए जनरल एग्जामिशन है, लेकिन इस 5 के लिए जो कि हमारा 85% से भी कम यूज हुई है इनकम, 80% यूज हुई है, तो जो बीच की 5% फंसी हुई है ना, उसको अगर आपने इसी साल अगर स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में यूज कर लिया, जो 11 सबसेक्शन 5 में देखेंगे हम लोग, तो कहा कि इस 5 को भी बेनिफिट में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? तो यहाँ तो वो है नहीं, यहाँ पर कहता है अगर आपकी टोटल इनकम 3 है तो 15% जनरल एग्जामिशन मिल जाएगा। अब आपको इतना अप्लाई करना है, आपने केवल अप्लाई किया 180,
बाकी आपकी टैक्स लग जाएगी भाई, आप इतना यूज नहीं कर पाए ना तो टैक्स लग जाएगा, बात खत्म हो गया। ये बेसिक एक एग्जांपल इसलिए देना जरूरी था ताकि मैं आपको समझा सकूं कि हम बात कर क्या रहे हैं। अब जरा मैं बोलूं, वेयर एनी सच इनकम इज एक्यूमुलेटेड, जो 15% है, और सेट अपार्ट फॉर एप्लीकेशन टू सच पर्पसेस इन इंडिया to the extent to which the income is accumulated is not in excess of 15%, तो 15% तक का तो आपको बेनिफिट मिल रहा है। कोई भी इनकम जो आप अप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द एग्जेम्पशन, एंड द इनकम विच इज not applied in the same year but it is up to the extent of 15%, again you can get the exemption thereof of 15%. this is the general exemption ना। अब बात समझ में आई मेरी? 15% के लिए तो आपको एग्जेम्पशन मिल ही जाएगा, 85% जितना आप इनकम यूज करेंगे उसका एग्जेम्पशन ले लो। एक आदमी है जिसके पास 2000 रुपए की इनकम है ट्रस्ट पे प्रॉपर्टी की, उसने केवल 1700 ही यूज किया, 1500 यूज किया, तो कहा गया 2000 में से 15% तो आपको जनरल बेनिफिट मिल ही रहा है, यानी 300 का आपको जनरल एग्जेम्पशन मिल रहा है, 1700 को अप्लाई करना है इस साल का इस साल, उसने 1500 ही किया है केवल, तो 200 पर टैक्स लगा दो। क्या दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन इस 200 के लिए भी बेनिफिट मिल सकता है अगर हम इसको स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दे तो, 11 सबसेक्शन 5 में देखेंगे, आगे आएगा, अभी हम इसके लिए बात नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर बी, पहला पॉइंट ये था कि अगर कोई ट्रस्ट किसी प्रॉपर्टी से कोई इनकम कमाता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो 100% उस चैरिटेबल पर्पस के लिए है, लेकिन कभी कभी हो क्या सकता है कि कोई प्रॉपर्टी जो ट्रस्ट के पास है इन पार्ट ओनली, वो उसका कुछ हिस्सा ही ट्रस्ट के पर्पसेस के लिए यूज करता है, कुछ हिस्सा ही उस ट्रस्ट के पर्पसेस के लिए यूज करता है, और साथ ही साथ ऐसा ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट, ये वाला इनकम टैक्स आने के पहले का इनकॉर्पोरेशन है, तो उसके लिए बोला गया है कि हाँ, जितना वो यूज कर लेगा वो माफी तो होगी, और साथ ही साथ 15% तक का एक्यूमुलेशन भी माफ हो जाएगा, वो भी मैंने अभी आपको बता दिया। तो अगर कोई ट्रस्ट पूरी तरह से अप्लाई करता है तो क्या किसी प्रॉपर्टी को, और पार्ट में किसी प्रॉपर्टी के ट्रस्ट में यूज करता है और उससे रिलेटेड कोई इनकम अर्न करता है, तो जितना अप्लाई करेगा इन इंडिया वो माफ होगा, साथ ही साथ 15% का एप्लीकेशन भी माफ हो जाएगा, एक्यूमुलेशन भी माफ हो जाएगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पॉइंट नंबर सी, तो पहला था कंप्लीटली, दूसरा था पार्टली। 11(1)(c) ये कहता है अगर कोई इनकम ड्राइव होती है किसी ट्रस्ट को किसी प्रॉपर्टी से, और वो ट्रस्ट इनकॉर्पोरेट या क्रिएट हुआ है, ट्रस्ट क्रिएट होता है नॉट इनकॉर्पोरेट, वो ट्रस्ट क्रिएट हुआ है 1 अप्रैल 1952 के को या उसके बाद, या 1 अप्रैल 92 के पहले। अब ढंग से सुनेंगे, दोनों केस में हम यहां पर बात कर रहे हैं इनकम इज टू बी अप्लाइड आउटसाइड इंडिया, इनकम इज अप्लाइड टू सच पर्पसेस आउटसाइड इंडिया। ओ अब तक हम इन इंडिया की बात कर रहे थे ना, ये देखिए ना, इन इंडिया, और दूसरा ये इन इंडिया, लेकिन जो ये पॉइंट नंबर सी है ना, वो आउटसाइड इंडिया के बारे में बात कर रहा है। आखिर इसमें ऐसा क्या है, जरा ढंग से सुने। अगर कोई इनकम ड्राइव होती है किसी ट्रस्ट से, ऐसा ट्रस्ट जो 1 अप्रैल 1952 के बाद क्रिएट हुआ है, ऐसा ट्रस्ट जो 1 अप्रैल 1952 के पहले क्रिएट हुआ है, तो अगर कोई ट्रस्ट 1 अप्रैल 1952 या उसके बाद क्रिएट हुआ है और उसका कोई इंटरनेशनल वेलफेयर में प्रमोशन करना है, किसी मुद्दे को लेकर, किसी पॉइंट को लेकर, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, मान लेते हैं वो ट्रस्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, और उसने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट पर्पसेस के लिए कोई काम किया है, which tend to promote international welfare in which India is interested to the extent to which such income is applied to such purposes outside India। तो ऐसा पर्पस जिसमें इंडिया का इंटरेस्ट है, तो जितनी अमाउंट आउटसाइड इंडिया यूज करेगा उस इनकम को भी हम माफ करेंगे। सोचो, एक ट्रस्ट जो 1 अप्रैल 1952 या उसके बाद इंडिया में क्रिएट किया गया है, और उसका इंटरनेशनल वेलफेयर में किसी चीज को प्रमोट करना है जिसमें इंडिया इंटरेस्ट रखता है, तो कहा गया जितनी इनकम वो वहां पर यूज करेगा आउटसाइड इंडिया, वो भी माफ कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर कोई ट्रस्ट 1 अप्रैल 1952 1 अप्रैल 1952 के पहले क्रिएट किया गया है, और उसकी वो इनकम
जिस पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया यूज की गई है। तो भाई पहले 1 अप्रैल 1952 के पहले की अगर बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही 49 में आया था। हाँ है ना? तो हमें लगता है जहाँ जो ये है, मैं केवल कॉमन सेंस से ही बता सकता हूँ कि धीरे-धीरे करके ऐसे ट्रस्ट को 2 पार्ट में बाँटा गया। ऐसा ना हो किसी भी ट्रस्ट को 1 अप्रैल 1952 के बाद में भी कह दिया जाए कि कोई भी पर्पस इज़ आउटसाइड इंडिया जिसमें इंडिया का गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हो या ना हो, वहाँ पैसा लगाओ, आपको माफ में हो जाएगी। ये गलत बात है ना? तो 1 अप्रैल 1952 को वो चेक और कंट्रोल किया गया कि भाई आज के बाद आप अगर किसी प्रॉपर्टी से कोई इनकम कमाते हैं, ट्रस्ट की है और आप आउटसाइड इंडिया में उसका अप्लाई करना चाहते हैं, उसी में अप्लाई कर पाएंगे जिसमें इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया का इंटरेस्ट है। अब बात समझ में आई? इसीलिए ये बाइफर्केशन किया गया। 1 अप्रैल 1952 के पहले कोई बाइफर्केशन नहीं था। Whatever the income were applied outside India for the purpose of welfare of any international welfare on any point, then that amount of application was exempt. But on or after 1 April 1952, this is not so. The system has been changed. Now the amount will be exempt to the extent in which India is taking interest in that particular point. हो गया? ये मैं पॉइंट अभी छोड़ दे रहा हूं। तो मैंने आपको कितने पॉइंट बताए? बेसिकली 3 बताए, लेकिन तीनों देखो ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सेक्शन 11(1)(a) कहता है कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट के पास कोई प्रॉपर्टी है, उससे कोई इनकम अर्न होती है, वो प्रॉपर्टी 100% चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो जो भी इनकम आएगी उसका जितना भी एप्लीकेशन इन इंडिया में किया जाएगा वो सारा का सारा माफ हो जाएगा और साथ ही साथ 15% तक का एक्यूमुलेशन भी माफ होगा। दूसरा, अगर कोई पार्टली एसेट इंडिया में यूज होती है चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो जितना भी वो यूज करेगी एप्लीकेशन ऑफ इनकम इंडिया में तो वो माफ होगा और साथ ही साथ 15% का एक्यूमुलेशन भी माफ होगा। इज इट क्लियर? 11(1)(c) कहता है कि अगर कोई ट्रस्ट के पास कोई इनकम है इन इंडिया है और उसने कोई एप्लीकेशन किया है आउटसाइड इंडिया में, अगर वो ट्रस्ट 1 अप्रैल 1952 के पहले क्रिएट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। 1 अप्रैल 1952 या उसके बाद अगर कोई ट्रस्ट क्रिएट किया गया है तो वही एप्लीकेशन, वहीं तक की एप्लीकेशन एग्जेम्प्ट की जाएंगी जिसमें इंडिया इंटरेस्ट लेता है इंटरनेशनल मैटर्स पर। तो इंटरनेशनल मैटर ना करके इंटरनेशनल वेलफेयर कहा जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना? चलिए लास्ट पॉइंट, सेक्शन 11(1)(d). सेक्शन 12 आप पढ़ेंगे ना, पहला पॉइंट भी यही है जो सेक्शन 11(1)(d) का है। तो फिलहाल हम अभी सेक्शन 12 नहीं पढ़ने जा रहे सर, इसके बाद पढ़ेंगे क्या? अरे भी बहुत लंबा है सेक्शन 11 भाई, इतना हल्लुक नहीं है। मैंने क्या कहा, इस पर्टिकुलर सेक्शन को कर दिया तो सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सेक्शन 11(1)(d) कहता है कि अगर कोई इनकम है वो भी माफ होगी। हे भगवान, अगर वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से है तो, अगर कोई इनकम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आती है ट्रस्ट को तो वो भी माफ है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, देखिए कंट्रीब्यूशन को 2 पार्ट में फिर मैं बांटना चाहूंगा यहाँ पर। एक होगा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, एक होगा एनोनिमस डोनेशंस या एनोनिमस कंट्रीब्यूशन। तो हम लोग उसको देखेंगे, एनोनिमस कंट्रीब्यूशन का टैक्सेशन है उसके हिसाब के साथ कैसे होता है, 5% और 1 लाख देखा जाएगा। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, 115 बीबीसी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम केवल बात कर रहे हैं वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की। या कंट्रीब्यूशन 2 तरीके के आगे देखने को मिलेंगे, एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, एक एनोनिमस कंट्रीब्यूशन या डोनेशन। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो आगे चलकर जब एनोनिमस आएगा तो उसके बारे में हम बिल्कुल डिफरेंटली आपको टैक्स सिस्टम बताएंगे। तो कहता है अगर कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है और सामने वाले ने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन देते समय उसमें एक शर्त जोड़ दी कि इस ट्रस्ट इस कंट्रीब्यूशन को फलाना पर्पस के लिए यूज करना, उसने क्या बोला, इस कंट्रीब्यूशन को स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए यूज करना। नाउ देयर इज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। जो डोनर है, जो कंट्रीब्यूटर है, जो पार्टिसिपेंट कर रहा है, वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आप इस इनकम को ऐसे यूज करेंगे। अगर इस तरह की कोई इनकम मिलती है तो हमें मजबूरन उसी पर्पस के लिए यूज करनी पड़ेगी, तो वो इनकम भी माफ होती है। क्यों? क्योंकि वो कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट का हिस्सा बन जाती है, वो ट्रस्ट का फंड का हिस्सा बन जाती है। ठीक है? हाँ जी। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया। देखिए ये समरी है, इस समरी को ढंग से समझ लेंगे। 11(1)(a) कहता है इनकम ड्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होनली फॉर चैरिटेबल और एलिजिबल रिलीजियस पर्पसेस टू द एक्सटेंट सच इनकम इज अप्लाइड। 15% का एक्यूमुलेशन अलाउड है। ठीक है, 15% से अधिक का आगे देखेंगे। एक्यूमुलेशन मान लिया जाएगा कि वो पर्पस के लिए यूज किया गया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह आपका 11(1)(b) पार्टली है, ये है ना, पार्टली
तो इसमें भी वो सारी चीजें हैं, हाँ या ना। लेकिन ये ट्रस्ट क्रिएट हुआ होना चाहिए 1 अप्रैल 1962 के पहले, बस इस पे ये बात याद रखनी है। पार्टली वाले में 1 अप्रैल 1962 के पहले जाना है, बाकी सारी कंडीशन वैसी ही है। मैंने तीसरा बताया कि अगर कोई ट्रस्ट आउटसाइड इंडिया किसी एप्लीकेशन इनकम को कर रहा है तो उसमें ट्रस्ट को 2 पार्ट में बांटा गया, 1 अप्रैल 1952 के पहले के 1 अप्रैल 1952 ऑनवर्ड्स। तो अगर ऑनवर्ड्स है तो जिसमें इंडिया का इंटरेस्ट उसी एप्लीकेशन को माफ किया गया है, जो पहले का है 1 अप्रैल 1952 के पहले का क्रिएटेड ट्रस्ट है, तो वो अगर आउटसाइड इंडिया यूज कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन याद रखेंगे कोई एक्यूमुलेशन अलाउड नहीं है यहाँ पर, जो पॉइंट नंबर सी है उसमें कोई एक्यूमुलेशन अलाउड नहीं है। लास्ट वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पूरी तरह माफ है, कोई कंडीशन नहीं है एक्यूमुलेशन की, यहाँ पर भी एक्यूमुलेशन नहीं, स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ होना चाहिए, बात खत्म। ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। तो अब करना क्या है, मैंने आपको बहुत कम पॉइंट बताए हैं, लेकिन हाँ आज के लिए मुझे लगता है कि जब आप आज पढ़ने बैठेंगे ना, इस पॉइंट को दोबारा पढ़े, खूब मजा आने वाला है। अगर मैं ये पॉइंट आपको नहीं समझाता और आप बेरक को डायरेक्टली पढ़ते ना, you'll be confused, you'll start to be confused। तो अब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, आराम से पढ़ें इसको। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे इसके एक्सप्लेनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ 11(1)(a) के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैंने कहा थोड़ा आराम से चलेंगे, सेक्शन 11 में हम कोई हड़बड़ी नहीं दिखाने जा रहे, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे, फिर आगे की बात करेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।